Hello friends, so welcome back to my channel IVD Manufacturing. मैं सबको सबसे पहले मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ अपने एंड से, और मैं उसके लिए वेरी अपॉलॉजी फ्रॉम माय एंड, क्योंकि मैंने लास्ट 9 मंथ से मैंने वीडियो नहीं बनाया, अभी तक कोई भी वीडियो नहीं बनाया टू बी वेरी फ्रैंक. रीजन बीइंग कि आई वाज लिविंग इन हैदराबाद. अभी मैं जस्ट रिसेंटली 7 मंथ्स बैक मैं अभी दिल्ली सेटल हुआ हूँ इन अ वेरी वेल रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन. दो मैंने वीडियो नहीं बनाया, बट मैंने यूट्यूब चैनल में अपने जब यूट्यूब स्टूडियो में जब मैंने जाके देखा तो मैंने ये देखा कि मेरे जितने भी वीडियो जो पोस्टेड थे उनके सारे व्यूज इंक्रीज हुए, बिकॉज मेरे ऑडियंस मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं. दैट इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर मी फर्स्ट ऑफ ऑल. तो जिससे मुझे काफी इंथुजियाज्म, काफी बूस्टअप मुझे मिल रहा है. स्पेशली आई वेरी थैंकफुल टू माई ऑल सब्सक्राइबर जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं और जिनके वजह से मेरे सब्सक्राइबर 150 प्लस रीच हो चुके हैं, दो अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ वीडियो में. बट मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा, जो ऑडियंस जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बट फिर भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, फिर भी मेरे वीडियो को इंकरेज कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और पसंद कर रहे हैं. सो प्लीज आई हम्बली रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू टू सब्सक्राइब माई चैनल ऑन माई बिहाफ. आज का जो मेरा जो लेक्चर है वो मेरा लेक्चर रहेगा स्पेशली 134852016 स्टैंडर्ड को लेके, बिकॉज मुझे ऐसे काफी सारे मैसेजेस मुझे आए हैं ऑडियंस की तरफ से जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किए हुए, स्पेशली 9001 के जो भी मैंने लेक्चर जो सीरीज में जो मैंने अपलोड किए थे, उनके जो भी 8 लेक्चर्स थे, ऑडियंस ने उनको काफी पसंद किए हैं, उनके काफी कंसेप्ट्स क्लियर हुए, बिकॉज आई हैव गिवन अ रियल लाइफ एग्जांपल ओवर देयर इन टर्म्स ऑफ द ISO. तो अब मेरा मेरा मोटो क्या है कि मैं 13485 के लेक्चर को स्प्लिट ना करूं. मैं 15 लेक्चर्स में ब्रेक ना करूं, बिकॉज 9001 के रेफरेंस को लेके 13485 की स्टैंडर्ड बनी हुई है. तो आज जो मैंने 13485 का जो मैं डिस्कस करूंगा, इट विल बी ओनली इन अ स्पैन ऑफ 5 to 10 स्लाइड्स के बीच में, जिसमें मैं आपको बेसिक 13485 क्या होते हैं, उसके मतलब क्या है, और बेसिकली उसमें जो मैन्युफैक्चरर जो फॉलो कर रहे हैं गाइडलाइंस को, उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत है. हम यहाँ पे पूरी डॉक्यूमेंट की बात नहीं करने वाले हैं, हम बेसिक डॉक्यूमेंट की बात करेंगे जिससे आपकी ऑडिट सक्सेसफुल हो जाए. बट हमारा पर्पस ये नहीं कि हमें ऑडिट क्लियर करना है, हमारा पर्पस ये है कि हमें सिस्टम को ड्राइव करना है, हमें QMS को सिस्टम में लेके आना है. बट ये जो मैं डॉक्यूमेंट आपको बताऊंगा, इट विल बी ओनली क्रूशियल डॉक्यूमेंट, जिसके बेसिस पे आपको आपके बाकी के डॉक्यूमेंट्स को फ्रेम करने होंगे. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. So, आइए let's start the lecture with a fresh mind once again to all of you. आज जो मेरा लेक्चर इट इज ऑन द ISO 134852016. जैसा हमने पहले बात किया था कि ISO इज अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, जो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स पब्लिश करते हैं थ्रू डिफरेंट टेक्निकल कमिटी. स्टैंडर्ड्स क्यों बनाए जाते हैं? स्टैंडर्ड इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि जो भी कंपनी है, चाहे वो फूड इंडस्ट्री की कंपनी हो, चाहे वो फार्मा की हो, चाहे वो किसी भी कंपनी की हो, तो उन्हें गाइडलाइंस को फॉलो करने होते हैं. क्यों गाइडलाइंस बनाई जा रही है? क्योंकि ऐसा ना हो कि अगर मेरे पास 10 कंपनी है आज के डेट में, 10 फूड कंपनी है और 10 लेट्स से कि 10 लेट्स से कि वो नमकीन बना रही हैं विद द सेम इंग्रेडिएंट. हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि 10 कंपनी से उसके डिफरेंट फ्लेवर्स आ रहे हो, डिफरेंट टेक्सचर्स आ रहे हो. क्यों? मे बी उनके कुछ प्रोसीजर में डिफरेंस हो अगेंस्ट द स्टैंडर्ड. तो ये कुड बी वन ऑफ द रीजन. तो लेट्स बिगिन विद द लेक्चर. तो मेडिकल डिवाइस क्या होता है? आपने देखा होगा मेडिकल डिवाइस के हर जगह आपको डेफिनेशंस मिल रहे होंगे. MDR 2017 पे भी अवेलेबल है एज पर द CDSCO गाइडलाइन. FDR में भी ये यूरोपियन मार्केट्स एवरीवेयर इट इज देयर. सो हम डेफिनेशंस को बात नहीं करेंगे, हम स्ट्रेट अवे बात करेंगे कि ISO 13485 होता क्या है, किसके लिए बनी हुई है. सो ISO 13485 इट इज अ स्टैंडर्ड एप्लीकेबल फॉर मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरर कंपनी. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो भी इन्वॉल्व है एक या मोर स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मतलब क्या? राइट फ्रॉम कंसेप्शन टिल द डिकमीशनिंग. जब मैं प्रोडक्ट का अगर मैं कोई भी मैन्युफैक्चर है, अगर उसको प्रोडक्ट बनाना है तो वो R&D फेज से स्टार्ट होता है. R&D से स्टार्ट होगा, देन विल गो टू द QC, देन प्रोडक्शन, देन स्टोर, देन परचेज, देन ऐसा पूरी साइकिल है टिल वो कस्टमर के एंड पे ना आ जाए. तो कोई भी कंपनी अगर ये सारे स्टेजेस को फॉलो कर रही हैं, ये सारी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को, तो उन्हें 13485 के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना ही होगा.
सो इन नटशेल आप देख रहे होंगे कि मैंने बैकग्राउंड में मैंने पीपीटी डिस्प्ले की हुई है जिसमें साफ साफ डेफिनेशंस लिखे हुए हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस हु आर इन्वॉल्व इन वन और मोर स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल एज अ डिजाइन एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, storage and distribution, installation, services activity are associated with the activities of the medical device as per ISO 13485-2016 standards. ISO की सर्टिफिकेशन की जरूरत ही क्या है? जरूरत यह है कि जो भी मैनेजमेंट सिस्टम मेरे अवेलेबल हैं या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या सर्विस या डॉक्यूमेंटेशन, उनको सारे को रिक्वायरमेंट फुलफिल करने होते हैं. तो अब बात आती है कि हमें ISO 13485 चाहिए क्यों है. अगर हम ISO 13485 को फॉलो करते हैं तो उससे क्या होगा, जो भी मेरे बैचेस बनेंगे, जो भी मेरे मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चर हो रहे हैं विद इन दैट कंपनी, इट विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ, उसमें इट विल बी फ्री फ्रॉम रिस्क. तो मैं कोई भी किट अगर मार्केट में सप्लाई करूंगा तो कस्टमर्स को मेरे हार्म बिल्कुल भी नहीं होने वाले हैं, बिकॉज मैं स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा हूं, मैं क्वालिटी को अबाइड कर रहा हूं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को. दूसरा फायदा यह है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो जो भी वो बैचेस बनाएंगे तो बैच टू बैच में कंसिस्टेंसी आपको दिखेंगी, आपको ज्यादा डेविएशन रिजल्ट्स में नहीं दिखेगा, जैसा कि आपका सेकंड पॉइंट मेंशन है मेरे पीपीटी में. थर्ड क्या है, एक पूरा आपका क्यूएमएस सिस्टम सेटअप हो जाएगा जिससे जो भी डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है उस प्रोसेस के अंदर दे विल बी वर्किंग इन क्लोज कोऑर्डिनेशन टू गेट द राइट रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्ट. बट दोस्तों पहला सवाल आता है कि चलो हम तो ISO 13485 को तो लेके आएंगे सिस्टम में, बट कैसे लेके आएंगे? क्या वो बेसिक स्टेप्स होते हैं जिससे हमें 13485 का सर्टिफिकेशन मिले? तो सबसे पहले क्या है, आपको नोटिफाइड बॉडी को सेलेक्ट करना है. ये नोटिफाइड बॉडी होता क्या है मैं इसको आपके सब्सिक्वेंट लेक्चर में बताऊंगा, तो अभी मैं डिटेल में बात नहीं करने वाला. आप बस ये समझिए कि नोटिफाइड बॉडी इज वन काइंड ऑफ ऑथराइज्ड एजेंसी और द ऑर्गेनाइजेशन और द एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन जो क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर पे आके आपकी साइट पे विजिट करेंगे, आपकी ऑडिट लेंगे, देन बेस्ड ऑन देयर रिपोर्ट वो रिपोर्ट को सबमिट करेंगे एंड सब्सिक्वेंटली और भी प्रोसेसेस आगे हैं. तो लेट्स से कि मैंने नोटिफाइड बॉडी को सिलेक्ट कर लिया, मैंने उनसे कोटेशन मंगाया, देन आई गेट द अप्रूवल फ्रॉम द मैनेजमेंट टीम टू प्रोसीड विद वन ऑफ द नोटिफाइड बॉडी. देन अगर कोई कंपनी अगर स्टार्टअप कंपनी है तो स्टार्टअप कंपनी के पास इतनी लिबर्टी नहीं होती, उनको इतने आइडियाज नहीं होते हैं कि स्टैंडर्ड्स कैसे फॉलो करने. तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी हमारे पास जो भी एजेंसीज हैं उनके पास डिफरेंट लेयर्स ऑफ ऑडिटिंग सिस्टम्स हैं. एक होता है कि जिसमें स्टेज 1 स्टेज 2 एक साथ होते हैं, एक होता है कि जिसमें स्टेज 1 ओनली अलोन होते हैं. तो लेट्स से कि मैं नया ऑर्गेनाइजेशन हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले उस नोटिफाइड बॉडी या किसी एजेंसी को ये बोलूंगा कि आप मेरा के गैप असेसमेंट ऑडिट कीजिए, जिससे मुझे ये मालूम चले कि जो मैंने डॉक्यूमेंट बनाए थे स्टैंडर्ड के साथ उसमें क्या क्या गलती है, क्या क्या चांसेस स्कोप है इंप्रूवमेंट के लिए. तो लेट्स से कि मैंने गैप असेसमेंट के थ्रू में गया, अब मेरा स्टेज 1 ऑडिट होता है. If stage 1 audit has been passed, then will be followed by stage 2 audit. Okay? So ये सारे process और during the audit उसमें observations निकलते हैं, ANSIs निकलते हैं, ANSI could be major, could be minor, तो depending on the case to case वो rectify होते हैं. I hope ये आपको पूरा साइकिल समझ आया होगा जो मेरे पीपीटी में जो डिस्प्ले हो रहा है पीछे. So let's go to the another slide. तो I mean 13485 की जब बात होती है तो इसमें कितने क्लॉजेस होते हैं आप सबको पता है कि स्टैंडर्ड में there are 8 clauses और ईच क्लॉजेस का देयर आर इंपॉर्टेंट रोल इफ यू गो टू द स्टैंडर्ड्स. सो आज मैं स्टैंडर्ड्स की बात नहीं करूंगा इन डिटेल, मैं स्टैंडर्ड्स को एक सब्सिक्वेंट लेक्चर में उसको लेके आऊंगा, बिकॉज आज मेरा मोटो है कि मैं आपको एक ओवरव्यू की अंडरस्टैंडिंग दे दूं कि 13485 होते क्या हैं. तो क्या है आपके 10 क्लॉजेस. पहला क्लॉज तो आपका स्कोप होता है, सेकंड आपका होता है नॉर्मेटिव रेफरेंस, थर्ड आपके होते हैं टर्म्स एंड डेफिनेशंस. अब जो टॉप 3 के जो क्लॉजेस हैं जिसको मैंने सेक्शंस में रिप्रेजेंट किया, सेक्शन 1, 2 एंड 3, those are not as important, but to get the clarity for further clauses you should go through these 3 subheadings. स्कोप में आपको ये बताएगा कि जो 13485 के जो स्टैंडर्ड्स हैं किन कंपनी को कैसे फॉलो करने हैं, कौन से क्लॉजेस को अवॉइड करनी है. तो आपका स्कोप की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज्यादा जरूरी है. ओके, ये स्कोप के बारे में मैं डिटेल में मैं नेक्स्ट सब्सिक्वेंट लेक्चर में बताऊंगा. तो आज मैं बस ओवरव्यू दे रहा हूं, जस्ट जिस्ट. अब मेरा क्या होता है, क्लॉज नंबर 4 से मेरे मेन क्लॉजेस स्टार्ट होते हैं, जैसे कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम फॉलोड बाय मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन रिसोर्स मैनेजमेंट, देन प्रोडक्ट रियलाइजेशंस, देन मेजरमेंट एनालिसिस एंड इंप्रूवमेंट. आई होप आपने ये सारे क्लॉजेस देख लिया. अब हम क्या करेंगे, हम ईच क्लॉजेस में डिटेल में जाएंगे. सो लेट्स गो टू द सेकंड स्लाइड. पहला क्लॉज स्कोप. स्कोप क्या होता है? सो
आपका जो स्टैंडर्ड था 13485 उसमें 8 क्लॉजेस थे, राइट? बट ये जरूरी नहीं कि कोई भी मैन्युफैक्चरर सारे 8 क्लॉजेस को फॉलो करेंगे। हो सकता है कोई मैन्युफैक्चरर अपना R&D ना कर रहा हो, थर्ड पार्टी से कुछ रॉ मटेरियल ले रहा हो, देन वहां से शिपिंग का प्रोसेस कर रहा हो, पैकेजिंग का प्रोसेस कर रहा हो। ओके, आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई वांट टू से। अगर कोई मैन्युफैक्चरर अगर पूरा प्रोडक्ट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल को पूरा फॉलो करेगा तो उसको सारे क्लॉजेस को फॉलो करेंगे, उनको अपने जो सर्टिफिकेट प्रपोज करेंगे फॉर 134 उनको अपने स्कोप में स्पेसिफाई करना होगा कि क्या क्या करना है। लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई मैन्युफैक्चरर ए है, उनको सारा स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, तो वो कैसे लिखेगा स्कोप में? डिजाइन एंड डेवलपमेंट कॉमा मैन्युफैक्चरिंग कॉमा सेल्स कॉमा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोड बाय XXX किट एंड रिएजेंट। तो ऐसे स्कोप को डिफाइन करने होते हैं। टू क्या नॉर्मेटिव रेफरेंस, तो आपका 13485 का जो स्टैंडर्ड है वो किन हेल्प से बनी हुई है, किस गाइडलाइन से बनी हुई है, उसको बोलते हैं नॉर्मेटिव रेफरेंस। सो इसमें 9001 के इनकॉर्पोरेशन हो रहा है। लेट्स गो टू द सब्सिक्वेंट। सो मैंने बात कर लिया स्कोप का, नॉर्मेटिव रेफरेंस का बात कर लिया और सम डेफिनेशन की मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज गाइस गो टू द स्टैंडर्ड एंड सी द टर्म्स एंड डेफिनेशन जो वहां पे दिए हुए हैं। टर्म्स डेफिनेशन में जैसे मैं आपको बताता हूं कुछ क्रूशियल टर्म्स एंड डेफिनेशन वहां पे मेंटेन किए हुए हैं, जैसे कि QMS क्या होता है, क्वालिटी क्या होता है, मेडिकल डिवाइस किसको बोलते हैं, मैन्युफैक्चरर क्या होते हैं। ऐसे कई सारे डेफिनेशंस हैं जो वहां पे अवेलेबल आपको होंगे, जिनको हमें यूनिवर्सल इन नेचर है। आपको यही डेफिनेशन आपके एसओपीज में यूज करना है, आपके डॉक्यूमेंट्स में यूज करना है। यू आर नॉट सपोज टू चेंज एनी ऑफ दिस डेविएशन व्हिच हैज बीन गिवन बाय द स्टैंडर्ड। अब सेक्शन 4 की बात आती है, तो बेसिकली मैं आपको एक जस्ट जिस देता हूं बेसिकली 13485 बनता कैसे है। तो 13485 में क्या है कि सबसे पहले आपको अपने QMS सिस्टम को बनाना होगा, जो क्लॉज नंबर 4 बताता है। तो क्लॉज नंबर 4 के अंदर भी देयर आर वेरियस सब क्लॉजेस, जिसको मैं अभी बात नहीं करने वाला। आपने डॉक्यूमेंट बना दिया, आपने सिस्टम बना दिया, सिस्टम में आपने सब कुछ प्लानिंग कर लिया, इनपुट वर्सेस आउटपुट प्रोसेस के बारे में आपने सब बात कर लिया। ओके, अब जब मेरा सिस्टम बन गया, अब बारी आती है कि मुझे उस सिस्टम को फुलफिल करने के लिए, उस सिस्टम को चलाने के लिए मुझे किन किन चीजों की जरूरत है, वो जरूरत आपके सब्सिक्वेंट स्टैंडर्ड में बताए जाते हैं। जैसे कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का आपका सेक्शन नंबर 4 था, क्लॉज नंबर 4। क्लॉज नंबर 5 क्या होगा? मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब वहां पे मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बताएगा कि एज अ मैनेजमेंट, एज अ सीईओ और एज अ डायरेक्टर, अगर मुझे उस QMS को फॉलो करना है जो मैंने क्लॉज नंबर 4 में बनाए थे, तो मुझे किन किन रिसोर्स की जरूरत है। रिसोर्स कुड बी इन टर्म्स ऑफ 4M, मैन, मटेरियल, मशीन एंड मेथड्स। ओके, प्रोसेस की बात होती है। देन इसको लेने के लिए हमें HR को लाना होगा। तो ये सारी काफी चीजें हैं जो मैनेजमेंट वहां पे डिस्कस करते हैं। तो लेट्स से कि क्लॉज नंबर 4 में क्या बात होता है? क्लॉज नंबर 4 में ये बात होता है कि हम सिस्टम बनाएंगे, हम SOPs बनाएंगे, हम डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे। डॉक्यूमेंट्स कुड बी 3 लेवल ऑफ डॉक्यूमेंट, L1, L2, L3, जो आप मैंने पहले स्लाइड्स में मैंने ऑलरेडी पब्लिश किया। प्लीज वहां पे गो थ्रू कीजिए एंड देखिए इसमें क्रूशियल डॉक्यूमेंट क्या होता है। इसमें क्रूशियल डॉक्यूमेंट बेसिकली लेवल 1 डॉक्यूमेंट होते हैं, फॉलोड बाय लेवल 2, फॉलोड बाय लेवल 3, जो मैंने ISO 9001 के लेक्चर्स में मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं। तो लेवल 1 डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? क्वालिटी मैनुअल, क्वालिटी पॉलिसी, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स, HR मैनुअल। These are all kinds of manual which are being made by, especially been approved by the authorized representative of that organization, right? I hope it is clear. So आपको ये जो भी मैंने जो रेड कलर में जो मैंने मेंशन किए क्रूशियल डॉक्यूमेंट, आपको ये सारे बनाने हैं, and these are prerequisite document to follow this clause number 4. So let's speak about the clause number 5. अब यहाँ पे बात होती है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। तो इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं? जैसे देखिए क्वालिटी पॉलिसी लगेंगी, क्वालिटी प्लान लगेंगी, ऑब्जेक्टिव्स लगेगा, जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको डिफाइन करने होंगे, आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाने होंगे। किस क्यों चार्ट बनाने होंगे? आपको वहां पे दिखाने होंगे कि जो भी आप रिसोर्स ले रहे हैं, ईच डिपार्टमेंट के क्या HODs है, क्या हायरार्कीज है, तो आपको चार्ट बनाने हैं। देन आपको SOP फॉर मैनेजमेंट रिव्यू बनाने हैं, जो बेसिक है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट का काम है टाइमली वो मीटिंग करे, अपने टीम के साथ बैठे और ये देखे कि जो क्लॉज नंबर 4 में जो मेंशन था, जो उन्होंने प्रोसीजर बनाया है, वो क्या एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, थ्रू कंडक्टिंग MRA मीटिंग। देन उसमें एक MR का भी रूल होता है। तो MR के बारे में आप, इट्स अ वेरी सिंपल, इट्स अ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ मैनेजमेंट हु ड्राइव्स द क्वालिटी अलोंग विद द QA टीम। दिस इज द बेसिक सिंपल डेफिनेशंस। अब क्लॉज नंबर 6 में क्या होता है? 6 में क्या होता है कि 6 में रिसोर्स मैनेजमेंट की बात की जाती है, जिसमें जो मैनेजमेंट होते हैं वो ये बताते हैं HRs को कि आपको क्या क्या चीजों लाइन पे लानी है। HOD से डिस्कस करते हैं। HR के कुछ अपने रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, प्रोडक्शन के अपने होते हैं, सोर्स के अपने होते हैं, परचेस एंड सिमिलरली फॉलोड बाय द सेल्स, मार्केटिंग एंड द एप्लीकेशन सिम। तो ये सारे डिपार्टमेंट होते हैं।
तो इसमें एचआर का क्या रोल है? सबसे पहले इसमें एचआर की पॉलिसी बनेगी, एसओपी फॉर एम्प्लॉय ट्रेनिंग विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज अब आप क्या कर रहे हो, अब आप यहाँ पे रिसोर्स लेके आ रहे हो, तो रिसोर्स का मतलब ये नहीं कि आप किसी भी मैन पावर को लाके कंपनी में खड़ा कर दोगे। मैन पावर शुड बी टेक्निकल, साउंड इनफ एंड कॉम्पिटेंट, हु इज इन्वॉल्व डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो एचआर का यहाँ पे क्या काम है? एचआर का काम है कि एसओपी वो बनाए जिसके अंदर वो ट्रेनिंग की बात करें, कॉम्पिटेंसी की बात करें, कैसे एम्प्लॉयज को गवर्न करना है। देन एनुअल ट्रेनिंग प्लान होने चाहिए, इंडिविजुअल ट्रेनिंग कैलेंडर, ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन बनाने होते हैं। फिर यहाँ पे जब रिसोर्स बनते हैं तो फिर फैसिलिटी की भी बात होती है, तो फैसिलिटी के भी कुछ क्रूशियल एसओपीज बनते हैं, जैसे कि एसओपी फॉर फैसिलिटी इक्विपमेंट मेंटेनेंस। तो ये सारा एसओपी मेरे बैक थ्रू में देख रहे होंगे जो लिस्टेड डाउन है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा एंड दिस विल रियली हेल्प यू अ लॉट। लेट्स गो टू द क्लॉज नंबर 7। अब जो क्लॉज नंबर 7 है, तो जो क्लॉज नंबर 4 था वहां पे क्यूए था, तो क्यूए क्या काम था कि वो सारे डिपार्टमेंट को लेकर चल रहा था क्लॉज नंबर 4 में। तो सो सिंपली क्यू विल बी एवरीवेयर अक्रॉस ऑल द डिपार्टमेंट, बट एज आई मूव फर्दर, सो मेरे जो क्लॉज जैसे जैसे मूव करेंगे वहां पे डिपार्टमेंट के स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड्स के रोल प्ले करना स्टार्ट होंगे। तो क्लॉज नंबर 5 में क्या था? मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें ओनली मैनेजमेंट की बात की जा रही थी। तो मैनेजमेंट में सीईओ, डायरेक्टर और कोई भी हो, उन्हें बेसिकली क्लॉज नंबर 5 पे ज्यादा फोकस होना होगा जो उनके परव्यू का है। क्लॉज नंबर 6 में इट विल बी द मोर फोकस टुवर्ड्स द एचआर। तो एचआर का रोल है कि क्लॉज नंबर 6 पे ज्यादा फोकस करे, क्योंकि उनका रोल वहां पे दो फॉलोइंग क्लॉज नंबर 4 के जो गाइडलाइंस है डॉक्यूमेंट्स के। क्लॉज नंबर 6 में जो एचआर का जो रोल है, the HR needs to work closely with all the HODs, with all the HOD और डिपार्टमेंट। यहाँ पे HODs और सीनियर मैनेजर्स का ज्यादा रोल है इन क्लॉज नंबर 6। अब क्लॉज नंबर 7 क्या है? क्लॉज नंबर 7 will capture all the department excluding management, excluding QA। This word excluding doesn't mean कि उसमें QA management का रोल बिल्कुल भी नहीं रहेगा। It means they will be there in that product relation के स्कोप में, उनका भी रोल रहेगा, but not up to that beyond, I mean not up to that kind of extent 90%। They will be there to review the document, to sign up the document, but the major role would be played by the team which are there in that department, whether it could be the R&D, it could be the production, चाहे वो क्वालिटी कंट्रोल हो, चाहे वो परचेज हो, चाहे वो स्टोर्स हो। तो प्रोडक्ट रिलेशन कैसे स्टार्ट होता है? प्रोडक्ट रिलेशन का जो बेसिकली जो कंसेप्ट है वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को लेके है, राइट फ्रॉम R&D कंसेप्ट फेज से लेके आगे आगे जैसे भी है फर्दर स्टेज में जाएंगे। तो प्रोडक्ट रिलेशन में क्या है, यहाँ पे आपकी क्रूशियल डॉक्यूमेंट क्या क्या है? डिजाइन एंड डेवलपमेंट के डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, देन आपके एसओपी फॉर परचेज रहेंगे, देन एसओपी फॉर आइडेंटिफिकेशंस रहेंगे, देन ट्रेसेबिलिटीज रहेंगे, देन प्रोसेस वैलिडेशन रहेंगे। तो ये कुछ क्रूशियल डॉक्यूमेंट है जो मैं अभी डिटेल में बात नहीं करूंगा, तो इसको मैं लेटर स्लाइड में, आप बस इसको गो थ्रू कर लीजिए जो मेरे बैकएंड पे जो डिस्प्ले हो रहे हैं, एंड देन यू कैन गो थ्रू दिस स्टैंडर्ड। अगर आपको कुछ क्वेरी देन यू कैन कमेंट इन माय बॉक्स, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू, बट बिफोर कमेंटिंग मेक श्योर दैट माय चैनल इज बीन सब्सक्राइब। आई होप आप इस बार करने वाले हो सब्सक्राइब, इतना तो मैं आप पे ट्रस्ट कर सकता हूं। सो आई कैन सी माय नंबर इंक्रीजिंग सब्सटेंशियली इन द सब्सक्राइबर हेड काउंट। तो लास्ट के जो क्लॉज है, लेट्स गो टू द क्लॉज नंबर 8 जो फाइनल क्लॉजेस है। सो क्लॉज नंबर 8 में क्या है? आपने क्लॉज नंबर 7 बना दिया, आपने प्रोसेस को इंप्लीमेंट कर दिया, आपने 50 बैच बनाए, 100 बैच बनाया, R&D में 50 प्रोडक्ट डेवलप किए, बट कहते हैं ना कि जैसा आप काम करते हो उस काम से आप कुछ सीखते हो। सीखना मतलब क्या है? कुछ आप गलत सीखोगे, कुछ आप पॉजिटिव सीखोगे। तो जब स्टैंडर्ड की बात होती है, अगर मैंने कुछ 100 बैच बनाए तो मैंने 100 बैच से क्या सीखा, उसके रिजल्ट्स क्या आते हैं। अगर लेट्स से कि मेरा रिजल्ट चाहिए कि मेरी वैल्यू इतनी आनी चाहिए, वैल्यू एक्स आनी चाहिए बार बार, अगर मैं बैच बनाता हूं तो क्या मेरी वैल्यू एक्स बार बार अचीव हो रही कि नहीं हो रही है इन दैट बैच, राइट? या कुछ मार्जिन से कुछ डेविएट हो रहा है। तो मुझे क्या करना, तो जो भी जो डेटा जो मैं जनरेट करता हूं बैचेस में, मुझे सारे डेटा को इकट्ठा करके मुझे उसका ट्रेंडिंग करना होता है, राइट? ट्रेंडिंग क्यों? क्योंकि मैं अपने जो मैं कुछ पास्ट में जो काम करूंगा मैं उसी से तो सीखूंगा कि मुझे आगे जाके क्या इंप्रूवमेंट करना है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आप लोगों को? अगर आपने कुछ गलती की, आप गलती से सीखोगे, आप उसको अपने प्रिवेंटिव एक्शन में लेके आओगे ताकि फ्यूचर में कुछ चीजें ना हो, या आप कुछ आपके प्रोडक्ट में कुछ अच्छाई होंगी, आप उसको और इंप्रूव करोगे बेस्ड ऑन डेटा। डेटा कुड बी एट अ क्यूसी लेवल, एट अ प्रोडक्शन लेवल। क्यूसी में क्या होता है? क्यूसी के कुछ गाइडलाइंस होते हैं, जैसे आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन होते हैं, आउट ऑफ ट्रेंड्स होते हैं, तो क्यूसी उस 2 क्रूशियल पैरामीटर के बेसिस पे अपना सेट करता है आगे का। प्रोडक्शन में क्या होता है? रिजेक्शन हार्ट काउंट होते हैं, यील्ड्स होते हैं, प्रोसेस लॉस होते हैं, ये सब कुछ चीजें फैक्टर प्ले करते हैं। तो 8 क्लॉज बेसिकली क्या है? मेजरमेंट, एनालिसिस एंड इंप्रूवमेंट। आपको पहले मेजर करना है, देन मेजर के बाद आपको डेटा को कलेक्ट करना है, देन आपको डेटा को एनालिसिस करना है थ्रू स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, देन बेस्ड ऑन दिस 2 स्टेप आपको अपने प्रोसेस में इंप्रूवमेंट करना है।
जिसके लिए मैंने कुछ क्रूशियल डॉक्यूमेंट यहाँ पे मेंशन किए रेड कलर में, आप प्लीज इसको गो थ्रू कीजिए और इसको वन बाय वन देखिए। सो दिस वाज माय टुडेज लेक्चर। आई होप आपको काफी एंजॉय मिला होगा। दो मैंने थोड़ा फास्ट बोला बिकॉज आई एम कमिंग आफ्टर ऑलमोस्ट 9 months, मेरा प्रैक्टिस छूट गया था। बिकॉज इट टेक्स एफर्ट्स इन मेकिंग द लेक्चर। इट्स नॉट इजी कि आपने पीपीटी बना दिया, आप आके पे डिस्प्ले करके बोल दिया, आपको वहां पे कंसेप्ट होने चाहिए। आई होप आपको मेरा लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। प्लीज अब मैं आपको रियली आई प्रॉमिस यू कि अब आपको मेरे लेक्चर्स कंटिन्यूस मोड में दिखेंगे एज वी मूव फर्दर। और अगर आपको मेरा लेक्चर आज हिंदी मोड में अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज उसे जरूर कमेंट कीजिएगा, मतलब हिंदी को भी इंप्रूवमेंट करूंगा डेफिनेटली। ओके, बाय बाय, टेक केयर।